हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का, दैट इज़ आर्क हीटिंग। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इससे जस्ट पहले टॉपिक देखा था रेजिस्टेंस हीटिंग, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज़ किया था। नेक्स्ट हम लोग हीटिंग प्रोसेस दैट इज़ आर्क हीटिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मेनली हमको आर्क हीटिंग में दो टाइप मिलेगा, डायरेक्ट आर्क फर्नेस एंड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक है, तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम लोग किस तरीके से आर्क के हेल्प से हीटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे होगा ये हम लोग फिगर के हेल्प से समझेंगे। तो आर्क हीटिंग है क्या? जैसे हीटिंग का हमने डेफिनेशन सीखा था कि हम किसी मटेरियल को, चार्ज को, लिक्विड को, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, तो उस मटेरियल को या चार्ज को हमें हीट करना है, उसमें हीट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसके टेम्परेचर को राइज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग हीटिंग प्रोसेस के लिए हम लोग आर्क का यूज़ करने वाले हैं। जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग में हमने रेजिस्टिव मटेरियल के थ्रू करंट को फ्लो करा के उसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ था और उस ड्रॉप के इक्विवेलेंट वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, फिर उस हीट का हम लोग यूज़ कर रहे थे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग हीटिंग प्रोसेस के लिए आर्क यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्क के हेल्प से हम लोग हीटिंग प्रोसेस को आगे कैसे ये होगा वो हम लोग देखेंगे। If the high voltage is applied across an air gap, the air in the gap gets ionized under the influence of electrostatic forces and becomes a conducting medium. ठीक है, तो इस आर्क हीटिंग मेथड में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल का हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो आर्क हीटिंग में इन दो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच हमने सप्लाई दे दिया है। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई हमने यहाँ पर दे सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में सप्लाई सेटअप हो गया है, जैसा हमने लैम्प्स का डिस्क्रिप्शन में देखा था, वर्किंग में देखा था। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर आर्क लैम्प का जो हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो आर्क लैम्प के जैसा ही बिल्कुल इसका ऑपरेशन है आर्क हीटिंग में। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया, आपका चार्ज यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस सेटअप हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, इस चार्ज को कहीं पर डिस्चार्ज होना होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस आपका सप्लाई जा रहा है, तो ये चार्ज जो है इस एयर गैप में आपका डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। ये आपका एयर गैप है, तो ये चार्ज का ट्रांसफ़र आपका एयर गैप में हो गया। ठीक है, तो इधर से आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर से आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये इस एयर गैप में जितना भी एयर रहेगा उसको ये आयोनाइज कर लेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर सेटअप हो गया है उसकी वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। एंड आगे क्या होगा, करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पार्क नोन एज आर्क। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप होने की वजह से चार्ज का यहाँ पर आयोनाइजेशन हो गया एयर में, एयर गैप में, तो यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो इसके वजह से यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर स्पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो यही प्रोसेस होता है, हम लोग सप्लाई यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स को देते हैं एंड जैसे ही चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू करता है एयर में, तो एयर आपका आयोनाइज हो जाएगा एंड दोनों चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यही जो स्पार्क है आपका आर्क के फॉर्म में, ठीक है, जो आर्क है स्पार्क के फॉर्म में, तो ये इसका जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, ये बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सप्लाई देते जाएंगे, तो और फिर इसी लास्टली फिर इसी स्पार्क या फिर आर्क का जो कन्वर्जन होगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस करेगा और इसी हीट का फिर हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अपने चार्जेस को हीट करने के लिए या फिर कुछ मेटल या फिर जो भी मटेरियल हमें
मेल्ट करना होगा या फिर उसे हीट करना होगा, जिसे हम हीटिंग प्रोसेस से आगे इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से आर्क हीटिंग यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो आर्क हीटिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोड्स आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 2 टाइप का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और हम लोग सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, या आप डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कंडक्टिविटी कितना है दोनों इलेक्ट्रोड का, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना है। तो इन सारे फैक्टर्स पे को कंसिडर करते हुए हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या फिर सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो आर्क हीटिंग में जनरली जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, इसका अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये आपका 18 to 27 सेंटीमीटर का हो सकता है। कार्बन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये जनरली स्मॉल फर्नेसेस में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग फेरो एलॉयज़, एलुमिनियम, फास्फोरस एट्सेट्रा इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हीट करके, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड जो हो गया, इसका एम्प्लॉयमेंट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल फर्नेसेस में कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग एलुमिनियम का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन वाइज अपने कंडीशन, अपने डिफरेंट फैक्टर्स को हम लोग जब कंसिडर करते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स का। क्या क्या मेन फीचर्स होना चाहिए हम जब इलेक्ट्रोड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम चेक करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली लो होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो हो सके एंड मैक्सिमम स्पार्क आपको मिले, मैक्सिमम आर्क मिले एंड उसके इक्विवेलेंट आपको मैक्सिमम हीट भी मिले। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखें तो कार्बन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करें, तो सपोज़ अगर हम 5 एम्पियर करंट की बात करें, अगर इलेक्ट्रोड में, दोनों इलेक्ट्रोड में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, वो आपका हाफ होगा कार्बन इलेक्ट्रोड के, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यूज़ करने का। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो हमें मैक्सिमम हीट इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड हम इसका पॉइंट कंसिडर करेंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन बहुत कम होना चाहिए आपके इलेक्ट्रोड्स का। तो ग्रेफाइट जो है ये 600 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीडेशन होना शुरू करता है इसका, बट कार्बन आपका 400 डिग्री सेल्सियस पे ही शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ग्रेफाइट का एडवांटेज मिल रहा है कि हम ग्रेफाइट को चूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड कंजम्पशन, है ना। अब इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने में कितना यूज़ हो रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर हम एक स्टील मेल्टिंग फर्नेस की बात करें, जहाँ पर हम लोग स्टील को मेल्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम पर टन स्टील को मेल्ट करना है, तो इलेक्ट्रोड जो है, कार्बन इलेक्ट्रोड, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 4.5 kg का इलेक्ट्रोड कंजम्पशन होगा। बट अगर हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये कम अमाउंट में ही, ठीक है, 2.3 to 6.8 kg में आपका 1 टन स्टील को आप मेल्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का एडवांटेज देख सकते हैं, ठीक है। कम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में हम ज़्यादा या पर टन स्टील को यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल होना चाहिए कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेज होने की वजह से हम ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं, बट कॉस्ट की बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है ये कार्बन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट होता है वो ट्वाइस होता है,
ठीक है, तो ये भी हम लोग अपने एप्लीकेशन वाइज हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आर्क फर्नेसेस। तो हमने आर्क हीटिंग क्या है, आर्क हीटिंग में मेनली आपका इलेक्ट्रोड्स यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोड्स का क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए ये हमने देखा। इलेक्ट्रोड्स किस किस टाइप का हो सकता है, कौन सा हम प्रेफर कर सकते हैं किस एप्लीकेशन के लिए, वो हम यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट हम आर्क फर्नेसेस का टाइप देख सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ आर्क फर्नेसेस या फिर टाइप ऑफ आर्क हीटिंग हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आर्क हीटिंग की क्लासिफिकेशन हम फर्नेसेस बेस्ड करते हैं। तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग में हम डायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ करते हैं, एंड इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में देखा था कि हमने रेजिस्टिव एलिमेंट को डायरेक्टली चार्ज में इमर्ज कर दिया था जिसे हमें हीट करना था। तो सेम हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स को जो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, तो स्पार्क से हम डायरेक्टली कांटेक्ट में रखेंगे चार्जेस को जिसे हमें हीट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का सेटअप हम देख सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट आर्क फर्नेस है। ठीक है, इस फर्नेस पे हमने चार्ज को रखा हुआ है, इस चार्ज को हमें हीट करना है। अब इसमें से दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से निकला हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को हम डायरेक्टली चार्ज में इमर्ज नहीं करते हैं, वो फिर आपका रेजिस्टेंस हीटिंग वाला टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पार्क प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और स्पार्क के हेल्प से आर्क के हेल्प से हमें चार्ज को हीट करना है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड पे हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी या एसी सप्लाई हम देंगे सिंगल फेज। अब यहाँ से जब चार्जेस ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, ठीक है, तो ये एयर जो होगा, एयर गैप होगा चार्जेस एंड इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, चार्जेस एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो यहाँ पर एयर गैप होगा, तो इस एयर गैप में चार्जेस का एयर का आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा, एंड एयर आयोनाइज होने की वजह से फिर आपका यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, तो इस आर्क का जो कांटेक्ट है ये डायरेक्टली आपके चार्ज के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये आर्क डायरेक्टली चार्ज के साथ कांटेक्ट में आएगा, एंड चार्ज में ये हीट ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आर्क फर्नेस में, डायरेक्ट आर्क हीटिंग में इस तरीके से आर्क डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। ठीक है, हमारे चार्ज के या हीटिंग एलिमेंट के, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स सेट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड्स के वजह से, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस आर्क फर्नेस में हमारा स्टरिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, तो स्टरिंग प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो चार्जेस है जो हीट गेन करता जा रहा है, ठीक है, वो दूसरे जो भी चार्जेस होंगे उनको वो हीट ट्रांसफ़र करता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता जाएगा, एंड एक टाइम इस तरीके से आएगा जब हम सारे चार्जेस में यूनिफॉर्मली हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इस तरीके का जो फर्नेस है, हम लोग इसको एलॉय के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, स्टील एलॉय, या फिर ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, डायरेक्ट आर्क, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो आर्क है, आर्क का डायरेक्टली कांटेक्ट आपके चार्ज के साथ है या फिर उस मटेरियल के साथ जिसे हमें हीट करना है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इसका यूज़ मेटल को मेल्ट करने के लिए या स्टील मेल्टिंग के लिए जनरली ये डायरेक्ट आर्क हीटिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्टील मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। साथ ही साथ मेटल्स को मेल्ट करने या रिफाइनिंग प्रोसेस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। सेकंड आर्क हीटिंग का टाइप हम लोग देखेंगे फर्नेस बेस्ड, दैट इज इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस।
तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ सेटअप होता है, ठीक है। ये आपका चैम्बर हो गया या फर्नेस बोल सकते हैं। इस फर्नेस में आपका हॉरिजेंटली 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से प्लेस्ड किया हुआ रहता है, ठीक है। और आपका जो ये फर्नेस होगा, ठीक है, ये मैकेनिकली रॉक्ड होगा, ठीक है। मैकेनिकली इसमें रॉक कुछ मटेरियल यूज़ किया जाएगा इसके सरफेसेस पे, और बीच में इस तरीके से हॉरिजेंटली इलेक्ट्रोड्स को फिक्स किया जाता है। इन इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई से होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपको सप्लाई मिलेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो ये चार्ज को ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तो ये एयर को आयोनाइज कर लेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एयर में आ गया तो आयोनाइजेशन हो गया एयर का, एंड आयोनाइजेशन की वजह से यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोड के आसपास, एंड ये जो आर्क होगा, ठीक है, ये आर्क के वजह से जो हीट होगा उस हीट का ट्रांसफ़र होगा आपके चार्जेस में, ठीक है। यहाँ पर आर्क का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा चार्ज में, बल्कि जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आर्क है, तो इस आर्क की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पर, चार्जेस में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट हीट के आर्क के कांटेक्ट में चार्जेस नहीं है, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बल्कि आर्क के वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है चार्जेस में। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आर्क हीट कर रहा है आपके चार्जेस को या उस एलिमेंट को जो आपने हीट करने के लिए रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब अगर हमने सिंगल फेज़ सप्लाई अगर हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 3 फेज़ सप्लाई से बहुत ज़्यादा हाई एप्लीकेशन चाहिए, जो हम डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हमें बहुत ज़्यादा हीट वहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 फेज़ सप्लाई भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिंगल फेज़ भी दे सकते हैं डायरेक्ट आर्क वाले में, 3 फेज़ भी दे सकते हैं। अगर हम सिंगल फेज़ दे रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रोड्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, एंड 3 फेज़ के लिए हम 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड जो होगा ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप में, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रोड को इमर्ज किया हुआ रहता है, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ हम लोग इलेक्ट्रोड का इस तरीके से सेटअप करते हैं। तो सिंगल फेज़ एंड 3 फेज़ हम लोग दोनों डायरेक्ट आर्क फर्नेस में दे सकते हैं, बट इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम लोग सिर्फ सिंगल फेज़ सप्लाई ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इनडायरेक्टली हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज़ ही यूज़ करते हैं। और जैसे हमने डायरेक्ट आर्क में देखा था, इनहेरेंट स्टरिंग एक्शन वहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप हो जाता है, एंड स्टरिंग एक्शन दैट मीन्स कि चार्जेस हीट को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते रहते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ वहाँ पर करंट भी फ्लो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था। यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है आपके चार्जेस में, बट हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो करंट का फ्लो जब आपके चार्जेस में नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी स्टरिंग एक्शन आकर नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपका सरफेसेस है, वॉल्स है, ये मैकेनिकली रॉक्ड होता है, तो इसी वजह से जब हम इस फर्नेस को यूज़ करते हैं तो ये रॉकिंग आर्क फर्नेस भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान का देने का है कि यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है आपके चार्जेस में या एलिमेंट में, ये सिर्फ रेडिएशन से नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस से भी आपका हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का टिप्स है उनके बीच में कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जो रॉकिंग एक्शन है यानी कि जो सरफेसेस है उस सरफेस के थ्रू भी कंडक्शन हो रहा है हीट का। तो ये सिर्फ आपका एयर के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, रेडिएशन नहीं हो रहा है चार्जेस में, बल्कि कंडक्शन प्रोसेस से भी हो रहा है ड्यूरिंग रॉकिंग एक्शन।
तो इस वजह से दो प्रोसेस से यहाँ पर रेडिएशन एंड कंडक्शन की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये इसका जो एफिशिएंसी होता है इस टाइप के फर्नेसेस का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। बट फिर भी एफिशिएंसी हाई होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग मेटल को मेल्ट करने वाले प्रोसेस में या एप्लीकेशंस में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग नॉन फेरस मटेरियल्स को, नॉन फेरस मेटल्स को अगर हमें मेल्ट करना है तो इस एप्लीकेशन के लिए हम लोग इस तरीके का आर्क फर्नेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल को मेल्ट कराने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूज़न यही है कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हमारा जो आर्क होता है, ठीक है, आर्क का ये डायरेक्टली कांटेक्ट होगा किसके साथ, चार्ज के साथ, जिसे हमें हीट करना है। एंड इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड में यहाँ पर रेडिएशन एंड कंडक्शन के थ्रू आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इससे आपका चार्ज हीट होगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आर्क हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आर्क हीटिंग प्रोसेस में हमने आर्क के हेल्प से अपने चार्जेस को या एलिमेंट्स को हीट किया। यहाँ पर हमने दो मेथड देखा, डायरेक्ट आर्क हीटिंग एंड इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट हीटिंग मेथड दैट इज़ इंडक्शन हीटिंग देखेंगे। यहाँ पर किस तरीके से इंडक्शन प्रोसेस ट्रांसफ़र होगा। थैंक यू एवरीवन।